नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो दो कहानियां सुनाने वाला हूं। बहुत सारे हमारे दर्शकों की ये शिकायत होती है कि आजकल मेरे वीडियो की साइज़ जो है वो थोड़ी छोटी होती जा रही है, ड्यूरेशन कम होता जा रहा है। तो आपकी ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन ये भी सही है कि छोटे वीडियो को ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, और अगर वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो तो शायद उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और लोगों के पास आज के ज़माने में इतना पेशेंस नहीं है कि वो लंबे वीडियोस देखें। तो जो रेगुलर लिसनर हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना कि विदाउट फेल जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, वो तो खैर छोटा बड़ा हर तरह का वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिसनर्स भी होते हैं, व्यूअर्स भी होते हैं, जो आते हैं घूमते टहलते हुए, कभी देखा कभी छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली व्यूअरशिप की अगर हम बात करें तो हमें हर तरह के दर्शक का व्यू चाहिए होता है। सिर्फ कमिटेड लोग देखें और मतलब जो रेगुलर फॉलोअर हैं वो देखें, बाकी लोग ना देखें, ऐसा तो है नहीं। सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वजह से कई बार वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा कम भी हो जाता है। तो खैर, आज दो कहानियां लेकर आया हूं, और इनमें से एक कहानी का रिश्ता जो है वो विदेश से है, जबकि एक कहानी अपने भारत की है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। पहला मामला बिहार का है, बिहार के जमुई ज़िले का। जमुई ज़िले में एक इलाका है, या तहसील आप कह सकते हैं, झाझा। और इस झाझा तहसील में एक गांव है टहवा। तो टहवा गांव के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम है राजेंद्र यादव, ये 1 अगस्त को लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, और पहुंचते हुए ये पुलिस के सामने बेतहाशा रोने लगते हैं, बहुत घबराए हुए हैं, और पुलिस को ये बताते हैं कि कुछ लोगों ने उनके जवान बेटे की, जिसका नाम मिथुन था, उसकी हत्या कर दी है। पुलिस वाले भी सख्ते में आ जाते हैं कि भाई मर्डर हो गया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो राजेंद्र यादव है ये बताते हैं कि नहीं मर्डर, मतलब मैंने लाश नहीं देखी है, मैंने तो उसकी तस्वीर देखी है जो सोशल मीडिया पर डली हुई है। और अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर वो एक फेसबुक का या किसी और सोशल मीडिया साइट का कोई ग्रैब निकालते हैं, और उस ग्रैब में वाकई एक लड़के की लाश की तस्वीर होती है जिसका गला कटा हुआ होता है। और वो तस्वीर दिखाकर राजेंद्र यादव पुलिस वालों से फरियाद करते हैं कि उनके ये बेटे की लाश है और उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। वो बहुत परेशान है, उन्हें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले राजेंद्र को थोड़ा दिलासा देते हैं, थोड़ा संभालते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, फिर पूछते हैं कि भैया बताओ, आपके बेटे की हत्या किसने की, आखिरी बार आपका बेटा आपसे कब मिला था, कहाँ गया, कुछ वेयरअबाउट्स बताओ ताकि हम तफ्तीश करें और आपके बेटे की डेड बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करें, कातिलों को पकड़े। तो ये राजेंद्र यादव ये बताते हैं कि देखिए, तकरीबन अब से कुछ दिन पहले की बात है, बमुश्किल पखवाड़े भर या 15 दिन पहले की बात है। मेरा बेटा जो है पड़ोस के एक और गांव के रहने वाले 2 लड़कों के साथ कामकाज के सिलसिले में दिल्ली गया था, यानी नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में दिल्ली गया था। पड़ोस का जो गांव है उस गांव का नाम है रजला, और इस रजला गांव के जो 2 लड़के मेरे बेटे को लेकर गए थे उनका नाम है दिवाकर यादव और गुड्डू यादव। तो अब मैं दिवाकर और गुड्डू से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनका फ़ोन लगता नहीं है। कभी लगता भी है तो वो ठीक से बात नहीं करते हैं, फ़ोन काट देते हैं। और मेरे बेटे का फ़ोन तो बिल्कुल स्विच ऑफ ही हो गया है, उससे बात ही नहीं हो पा रही है। मैं बहुत परेशान हूं। और अब मैंने सोशल मीडिया पे ये तस्वीर देखी है जो बिल्कुल हूबहू मेरे बेटे के जैसी लग रही है, और उसका देखिए गला कटा हुआ है। तो विभत्स तस्वीर थी, लाश की तस्वीर थी, हत्या की बात लिखी हुई थी। तो पुलिस वाले भी राजेंद्र यादव की बात में आकर ऑब्वियसली इस मामले की तफ्तीश शुरू करते हैं। लेकिन जो काम एक पिता नहीं कर पाया, या मैं ये कहूँगा कि एक ग्रामीण इलाके से एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स नहीं कर पाया, वो काम पुलिस जो है बहुत स्मार्टली करती है। पुलिस सबसे पहले रजला गांव के उन 2 लड़कों के बारे में जानकारी जुटाती है जो मिथुन को अपने साथ लेकर दिल्ली गया था। पता चलता है कि दिवाकर यादव और गुड्डू यादव नाम के वो दोनों लड़के दिल्ली में ही हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। पुलिस की टीम उनसे संपर्क साधती है। ये काम मिथुन के पिता राजेंद्र यादव अपने तौर पर नहीं कर पाए थे, और संपर्क साधने के बाद जो है उनसे बातचीत करती है। बातचीत करने पर जब कत्ल के बारे में और मिथुन की मौत और उसकी लाश, सोशल मीडिया में लाश की तस्वीर, इसके बारे में पुलिस जब पूछताछ करती है, तो पूछताछ करते ही पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि इन लोगों का मिथुन के कत्ल से और उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे भी पुलिस इस तरह के हज़ारों मामले देखती है।
और पुलिस को अपना एक्सपीरियंस होता है किसी भी आदमी को रीड करने का कि वो कितना सच बोल रहा है कितना झूठ। तो ये जब यादव बंधुओं से और बातचीत पुलिस की होती है तो मिथुन के बारे में पुलिस को जानकारी मिल जाती है, और वो जानकारी ये है कि मिथुन की हत्या नहीं हुई है बल्कि वो जिंदा है। अब मिथुन का नंबर भी पुलिस हासिल करती है और उस नंबर को टेक्निकल सर्विलांस पर लगाती है। लोकेशन के बारे में दिवाकर यादव और गुड्डू यादव से पुलिस को आधी अधूरी जानकारी मिल चुकी होती है। फिर उस पिन पॉइंट लोकेशन के सहारे पुलिस पहुंचती है उस जगह पर जहां पर मिथुन इन दिनों रह रहा है, और आखिरकार एक पर्टिकुलर लोकेशन पे दबिश डालने के बाद, या आप कहें कि छापेमारी करने के बाद, आखिरकार पुलिस मिथुन को रिकवर करने में कामयाब हो जाती है। फिर वो उस लड़के को लेकर आती है अपने साथ बिहार वापस पुलिस स्टेशन में, और फिर राजेंद्र यादव को, जिन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी और जिनके बेटे की हत्या हो चुकी थी, उसको थाने में बुलाया जाता है। राजेंद्र यादव पहुंचते हैं, सामने पुलिस के साथ जो है मिथुन खड़ा होता है। अब आप सोचिए उस समय मंजर क्या रहा होगा। एक पिता जो अपने बेटे को मरा हुआ मान चुका था, जिसकी हत्या करने की बात उसके दिल में किसी नश्तर की तरह चुभ रही थी, वो बहुत आहत था, परेशान था। वो जब अपने सामने अपने बेटे को जिंदा देखता है तो उसकी हालत क्या होती होगी। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, गले मिलते हैं। पुलिस वाले ही मिठाई मंगवाते हैं और फिर दोनों का मुंह मीठा करवाते हैं। बातचीत आगे होती है तो पता चलता है कि मिथुन पहले दिवाकर और गुड्डू के साथ दिल्ली गया तो था, वहाँ कामकाज के सिलसिले में कुछ दिन तक वहाँ रहा भी, लेकिन जब उससे वहाँ मज़ा नहीं आया, बात नहीं बनी, तो वो दिल्ली से सीधे चला गया सुदूर चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी, और वहाँ जाकर वो चेन्नई में काम करने लगा। चेन्नई में वो काम कर रहा था, तकरीबन महीने 1.5 महीने हो चुके थे। इधर उसके पिता जो अपने बेटे से बात करना चाहते थे, बेटे से बात नहीं हो पा रही थी। जो लोग बेटे को लेकर गए थे वो भी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, चाहे जो मजबूरी हो। तो पिता बहुत परेशान हो गया, और जब आप किसी को लेकर व्याकुल होते हैं और परेशान होते हैं तो अक्सर ऐसा भी होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मन में नेगेटिव ख्याल ही आते हैं। पॉजिटिव चीज़ आदमी आसानी से नहीं सोच पाता, क्योंकि दिल जो है व्याकुल होता है, घबराता है। तो पिता का दिल घबरा रहा था, और इस पिता ने जब एक तस्वीर देखी जिसमें एक लड़के का गला कटा हुआ था, तो देखकर उस पिता को लगा कि नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। और फिर उसी तस्वीर के सहारे उन्होंने यकीन कर लिया कि उसके बेटे की हत्या हो चुकी है। अब पुलिस इस लड़के को, मिथुन को, चेन्नई से रिकवर करके ले आई थी। बाप बेटे का मिलन हो चुका था, और बेटा, मैं तो कहूँगा, कुछ ऐसा नालायक था कि आज के ज़माने में भी उसने अपने घर वालों से या पिता से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। आज के ज़माने में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की तारीख में अमीर लोगों की तो बात छोड़िए, गरीब से गरीब आदमी के पास भी मोबाइल फ़ोन तो होता ही है। अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन न भी हो तो पड़ोस में, आस पड़ोस में कहीं तो किसी आदमी के पास तो फ़ोन होगा जहां से वो कॉल कर सकता था, और वो किसी कन्फाइनमेंट में नहीं था, किसी ने उसको बंधक नहीं बनाया था, तो आराम से कहीं नौकरी कर रहा था। उसकी ये जिम्मेदारी थी एक बालिग लड़का होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, कि अपने पेरेंट्स को अपने बारे में बताता, अपनी लोकेशन के बारे में बताता। लेकिन ऐसा, मैं फिर से कहूँगा कि ऐसा नालायक बेटा, या मैं कहूँगा ऐसा शरारती कह लें, बेवकूफ़ कह लें, जो कह लें, उस बेटे ने अपने घर वालों को और अपने पिता को खासकर अपने बारे में बताने की जहमत नहीं उठाई। और उसी वजह से न सिर्फ उसके पिता और परिवार पर यह वक्त बहुत भारी गुजरा, बल्कि बिहार की जमुई पुलिस को कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी। इसमें हज़ारों रुपए खर्च भी हुए होंगे, लोगों का वक्त ज़ाया हुआ, वो अलग। लेकिन चलिए, ऑल दैट इज़ वेल दैट एंड्स वेल, एक कहावत है। तो इस कहानी का एंड भी जो है वैसा ही पॉजिटिव है, और एक बाप के पास उसका बेटा जिंदा और सही सलामत मिल गया, बरामद हो गया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी का एक और पहलू है, वो ये कि जो लाश सोशल मीडिया पर जिसकी तस्वीर डली थी, वो मामला कहाँ का है? तो वो मामला भी बिहार का ही था, बिहार के नवादा का। लेकिन उस लाश वाली स्टोरी का क्या हुआ, इसके बारे में फ़िलहाल मेरे पास जानकारी नहीं है। मतलब क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके उस मर्डर केस को सॉल्व किया है या नहीं किया है, सुलझा पाई है, नहीं सुलझा पाई है। मैं थोड़ा और रिसर्च करूँगा, आप लोगों से मैं ये वादा करता हूँ। और अगर रिसर्च के बाद मुझे उस स्टोरी के बारे में जानकारी मिल जाती है, उस कत्ल के बारे में, तो मैं वो कत्ल की कहानी भी आप लोगों को सुनाने की कोशिश करूँगा। तो आज की पहली कहानी यहीं तक। अब दूसरी कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। दूसरी कहानी है कोलंबिया की। एग्जैक्ट जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लैटिन अमेरिकी मुल्क है कोलंबिया, और कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। ये कहानी बगोटा की है, और बहुत ही
इमोशनल कहानी है। इसमें डायरेक्टली कोई क्राइम तो नहीं है, लेकिन दिल तोड़ने का गुनाह ज़रूर हुआ है। बगोटा में एक शख्स रहता है, नौजवान, जिसका नाम है क्रिस्टियन मोंटेनेग्रो। ये क्रिस्टियन मोंटेनेग्रो एक लड़की जिसका नाम है नतालिया, उसके साथ रिलेशनशिप में था। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की जोड़ी काफ़ी खुशगवार थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन शायद नतालिया की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि नतालिया ने क्रिस्टियन को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब हमारे यहाँ जो सामाजिक स्थिति है, जो ताना बाना है, उसमें तो आपको पता है कि पेरेंट्स आसानी से इस तरह के रिलेशनशिप को हरी झंडी नहीं देते, वो राज़ी नहीं होते। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि अगर एक ज़ात धर्म से हो तो भी मम्मी पापा की जो उम्मीदें होती हैं, उन उम्मीदों के आड़े जो है वो बच्चे अगर किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मम्मी पापा या पेरेंट्स उसको एग्री नहीं करते। कई लोग बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन वहाँ का समाज तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे में क्रिस्टियन और नतालिया के बीच में जो भी अनबन हुई या जो भी वजह रही, नहीं पता, नतालिया ने क्रिस्टियन को छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कई लोग बहुत पैशनेट होते हैं, यानी बहुत दिल से किसी से भी प्यार करते हैं, और कई लोग प्यार मोहब्बत को भी हल्के तौर पर लेते हैं। तो खैर, क्रिस्टियन उन लोगों में था जिसने नतालिया को दिल से प्यार किया था, और जब नतालिया ने क्रिस्टियन को छोड़ दिया तो क्रिस्टियन से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। जी नहीं, उसने अपना कोई नुकसान नहीं किया, सेल्फ हार्म जैसी कोई बात नहीं की, लेकिन वो जो है डिप्रेशन में चला गया। वो बहुत परेशान रहने लगा, और परेशान रहते रहते उसे एक तरकीब सूझी। उसने ये तय कर लिया कि वो जीते जी तो कम से कम किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएगा, किसी लड़की के करीब नहीं आएगा, उससे दोस्ती नहीं करेगा, और अगर आगे अपनी ज़िंदगी जिएगा तो नतालिया के साथ ही जिएगा। लेकिन नतालिया उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में वो डिप्रेशन में चला गया, और फिर उसने अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अनोखी, एक नायाब तरकीब ढूंढी। और ये तरकीब ये थी कि उसने बिल्कुल नतालिया से मिलता जुलता चेहरे वाला एक गुड़िया तैयार करवाया। स्पेशली ऑर्डर देकर एक डॉल, एक गुड़िया तैयार करवाया, और उस गुड़िये के साथ उसने कोलंबिया के वहाँ के रीति रिवाज के मुताबिक ऑफिशियली शादी की। ये भी अपने आप में एक अजीब सी बात है। इंसान के इंसान से शादी तो समझ में आती है। आजकल कुछ कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं। भारत में एक केस आया था जिसमें एक लड़की ने खुद से शादी कर ली, मतलब अपने आप से शादी कर ली। उसके लिए एक अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजी भी है जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही है। तो इस तरह के केसेस भी आते हैं। बाकी गे मैरिजेस, लेस्बियन मैरिजेस, ये सब भी आप लोगों ने सुन रखा है। लेकिन कोई इंसान किसी गुड़िया से शादी कर ले, इस तरह की बात तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। लेकिन ये जो क्रिस्टियन मोंटेनेग्रो है, इसने नतालिया से मिलते जुलते हुलिये वाले एक गुड़िया को तैयार करवाया और उससे शादी कर ली। और इससे आगे की कहानी यह है कि न सिर्फ शादी की, बल्कि इन दोनों की शादी से उन्हें 3 छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे भी हुए। अब जब पार्टनर गुड़िया है तो जाहिर सी बात है बच्चे इंसान के तो नहीं हो सकते, तो इसीलिए वो जो 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो भी छोटे छोटे डॉल्स हैं, गुड़िया है। और क्रिस्टियन मोंटेनेग्रो अब अपने इस गुड़िया वाले परिवार के साथ बहुत खुशहाल है और अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। लोग जब उससे सवाल करते हैं कि भाई ये क्या मामला है, तो वो अपनी दर्द भरी कहानी लोगों को सुनाता है जिनके वो करीब है, और फिर ये बताता है कि इन दिनों वो नतालिया के साथ और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है और उसे ज़िंदगी में किसी बात की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग क्रिस्टियन को पागल भी समझते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि डिप्रेशन में होने की वजह से उसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई है कि वो इंसानों की जगह गुड़ियों में अपनी खुशी ढूंढ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग उसके मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, और लोगों को ये भी लगता है कि शायद अगर कोई किसी से दिल से प्यार करे और उसका दिल टूटे तो शायद वो इस तरह का फैसला भी ले सकता है। आप क्रिस्टियन मोंटेनेग्रो के इस माइंडसेट पर और उसके इस फैसले पर क्या सोचते हैं? अगर हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी नज़र में क्या क्रिस्टियन पागल है, या आपकी नज़र में क्रिस्टियन का ये फैसला सही है? ये हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं। और लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बात के लिए क्रिस्टियन को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उसने कम से कम न तो खुद को नुकसान पहुंचाया और न ही अपनी फॉर्मर गर्लफ्रेंड नतालिया को कोई चोट पहुंचाने या उस पर हमला करने की कोई कोशिश की। वरना हम अक्सर इस तरह के केसेस देखते हैं जहां ब्रेकअप के बाद कई बार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खून का प्यासा बन जाता है और उनकी जान भी ले लेता है। तो खैर, आज की दोनों कहानियाँ यहीं तक। आई होप कि ये दोनों कहानियाँ आपको डिफरेंट ज़रूर लगी होगी। ये कहानियाँ बिल्कुल हार्डकोर क्राइम की तो नहीं है। पहली कहानी में तो फिर भी पुलिस इन्वॉल्व है, क्राइम
से वास्ता है। लेकिन दूसरी कहानी, जैसा कि मैंने बताया कि दिल तोड़ने वाला गुनाह है, कानून तोड़ने का गुनाह नहीं है। तो खैर, कहानियाँ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक लड़की जो सैकड़ों मील दूर से बिहार आई थी और उसकी हत्या हो गई, पुलिस ने उस मामले को क्रैक किया पूरे 1 साल के बाद। 1 साल तक पुलिस क्या करती रही और 1 साल बाद ऐसा कौन सा करिश्मा हुआ कि पुलिस ने उस मर्डर केस को, उस लड़की की गुमशुदगी और फिर कत्ल के मामले को सुलझाया। आप अगर वो जानना सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए कि जो कैटेगरी है उसमें उस स्टोरी को आप सर्च करके सुन सकते हैं। जिन लोगों ने उस स्टोरी पर कमेंट किया था, ये कुछ कमेंट पढ़ता हूँ। मीता भट्टाचार्य जी मेरे होम टाउन से हैं, तो इन्होंने आज लिखा है, जब मुझे अपने अभिभावक के रूप में स्वीकृति मिलती है तो मैं कह नहीं सकती इस बुजुर्ग महिला को कितनी खुशी होती है। ढेरों आशीर्वाद और घटनाक्रम के बारे में तो कहूँगी कि बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, अभिभावक के रूप में स्वीकृति मिलने वाली कोई बात नहीं, आप अभिभावक हैं। रोहित सिंह जी ने कमेंट किया है, योर वॉइस इज़ वेरी सूदिंग टू ईयर्स। इन्होंने लिखा है, आई हर्ड मेनी स्पीकर्स, नैरेटर, न्यूज़ एंकर्स, बट योर वॉइस एंड भगवान रजनीश वॉइस आर वेरी सॉफ्ट एंड सूदिंग टू ईयर्स। थैंक यू वेरी मच इस तरह के वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट के लिए। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू कन्वे माई फीलिंग्स एंड एट द सेम टाइम आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। प्रदीप भांबू जी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की लापरवाही का ये उदाहरण है कि पुलिस को एक मामले को सॉल्व करने में 1 साल से ज़्यादा वक्त लग गया, जबकि पुलिस चाहती तो शायद उसी वक्त सुलझा सकती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी तब तक सामने आ चुकी थी। वेरी नाइस स्टोरी एंड वंडरफुल स्टोरी टेलिंग बाय यू डी डॉक्टर पीके के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है। उमेश भुइयाँ जी मैंने लिखा है, मेरा दिल बहुत जल्दी भर जाता है, अगर किसी के दुख के बारे में सुनता हूँ तो रो देता हूँ सर। उमेश जी, वाकई आप इमोशनल आदमी हैं, अपना ख्याल रखिए और आप जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरह से कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, लोगों का दिल भी पत्थर का होता जा रहा है, लोग हार्टलेस होते जा रहे हैं, लोगों की तकलीफ़ में लोगों को मज़ा आता है, खुशी मिलती है। और अगर आप लोगों के दुख से दुखी होते हैं, रोते हैं, तो समझिए कि आप इंसान हैं, आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उर्दू विथ जिया के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर, मैं काफ़ी अरसे से आपको सुनता चला रहा हूँ, आपका अंदाज़ वाकई खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच, यू पीपल हैव मेड माई डे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। गुलनाज परवीन जी ने कमेंट किया है, स्वागत आपका। हंसराज अग्रवाल जी का कमेंट भी है। रोहित सिंह का मैंने जिक्र कर ही दिया। विजेंद्र सिंह जी, इकराम आलम, प्रदीप भांबू जी, रेखा भट्ट, ये महाराष्ट्र में गणेशोत्सव शुरू होने वाला है, इन्होंने बधाई दी है। जय हिंद जय भारत कहा है। नरेश कुमार जी का कमेंट है। लीज़ा हमारी दर्शक हैं और इन्होंने लिखा है कि आपकी कहानी सुनाने का तरीका तो उनको बहुत अच्छा होता है सुप्रतिम जी। मैं अशबा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अशबा नाम मैंने पहले सुना नहीं है, तो एनीवे बहुत यूनिक नेम है, अगर हो सके तो अपने नाम के बारे में थोड़ा और बताएं। और लीज़ा, आमतौर पर मैंने देखा है कि ओडिशा में लोगों का नाम मोनालिसा बहुत ज़्यादा होता है, लोग रखते हैं बहुत प्यार से अपने बेटियों के नाम। तो मोनालिसा का शॉर्ट फॉर्म लीसा भी होता है, तो बहुत सारे लोग लीज़ा, लीसा इस तरह के नाम से वेस्ट बंगाल मतलब ओडिशा में जाने जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल में भी होते होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अशबा के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। विजय निगम जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से देखते हैं। मौलाना निसार अहमद नागपुरी जी, मामूनी बोरगोहाई का भी कमेंट है। शंकर लाल आसोडा जी, गुरप्रीत सिंह ये लुधियाना से हैं, जय हिंद सर लिख रहे हैं। विनय नासवाले, प्रवीण कुमार और मोहम्मद अफजल हुसैन, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में एक साथ नहीं पढ़ सकता, आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट ज़रूर करते रहिए और आज की कहानियों पर तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।